पहले तो ये बताइए कि योग क्या है? इन दोनों का ये मतलब होता है कि योग जो है वो हमें माइंड, बॉडी और सोल से कनेक्ट करना। थोड़ा प्राणायाम करें, कुछ मुद्राएं करें, अगर कंसिस्टेंटली करें 2 से 3 महीने भी, तो सबसे पहले तो जो छोटी छोटी बीमारियां जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, और देखिए क्या होता है मैम, एक ना सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो हर कोई योग को कई बार दूसरे माध्यम से सीखना चाहता है। तो भारतीय संस्कृति में डांस, नृत्य एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा हिस्सा है। Hello and welcome to yet another inspiring episode of Let's Connect and Grow Together। आज हमारे साथ है दीपा पटेल जी, जो शक्ति योगा स्टूडियो की फाउंडर है, डायरेक्टर है, एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है, वेलनेस कोच है और एक बहुत ही इंस्पायरिंग रोल मॉडल है। वेलकम दीपा जी। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। मैंने आपको पहले भी फॉलो किया है और बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं भी इसका एक पार्ट बनूंगी। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू मैम। यस, तो हम शुरू करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि योग क्या है? ओके, सो योग, इट इज एक्चुअली अ वास्ट टॉपिक, ह्यूज टॉपिक। सो इफ आई कम शॉर्ट टू इट, योगा इज नॉट समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, इट इज एन एक्सपीरियंशियल साइंस। योगा एक्चुअली एक विज्ञान है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि योग क्या है। ओके, सो मैम, योग जो है, ये प्रश्न है जो ये योग जो है बहुत एक वास्ट मतलब नॉलेज है, एक बहुत बड़ा साइंस है, एक फिलॉसफी है जिसने अपने आप को साइंस की तरह प्रूव किया है। जो षड दर्शन जो हमारे इंडियन फिलॉसफी में हुए, उसमें से योगा ही एक ऐसा फिलॉसफी है जिसको मैं बताती हूँ कि ये उसने अपने आप को साइंस की तरह प्रूव किया है। तो योगा इज नॉट समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, इट इज एन एक्सपीरियंशियल साइंस। और अगर मैं और इसके बारे में बात करूँ तो संस्कृत में एक उसका धातु शब्द है युज और इंग्लिश में धातु शब्द है योग। अच्छा। इन दोनों का ये मतलब होता है कि योग जो है वो हमें माइंड, बॉडी और सोल से कनेक्ट करना। अगर मैं टेंजिबल लैंग्वेज में कहूँ, चलती फिरती भाषा में, तो योग है आपका आसन से यानी कि एक्सरसाइज को, ब्रीथिंग को और स्थिरता को कनेक्ट करना। लेकिन अगर मैं इसको और डेप्थ में जाके अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि आपके तन, मन और आत्मा को एक दूसरे से मिलाना। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने मतलब पहला जो बुक लिखी थी वो महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र हमें दिया। और पतंजलि योग सूत्र में आपको ये जान के आश्चर्य होगा पूजा जी कि उसमें कहीं भी किसी भी आसन का नाम नहीं है। अच्छा। किसी भी आसन का उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने हमें अष्टांग योग दिया जिसमें 8 फोल्ड पाथ थे, 8 मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उन्होंने 8 हमें रास्ते बताए जिसको फॉलो करके हम माइंड, बॉडी और सोल को अपने आप से खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने योग को डिफाइन किया है जी। आपकी योग यात्रा कैसे शुरू हुई? जी, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम, क्योंकि मेरी योग की यात्रा कुछ लेट चालू हुई। अगर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं, मुझे खुद मैम कुछ ऐसे डिसीजेस हो गए थे कुछ 4-5 वर्षों पहले कि मैं उनसे कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो एक तरफ मैंने अपना डायग्नोसिस चालू किया, मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। दूसरी तरफ मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ अपने ऊपर भी ऐसा वर्क करूं कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लूं, एलोपैथी की तरफ ना जाते हुए होम्योपैथी का इलाज करूं और योग, प्राणायाम, कुछ ऐसी चीजें करूं। जब मैंने योग का रास्ता चुना, फिटनेस फ्रीक तो मैं शुरू से थी, हमेशा से फिटनेस फ्रीक थी, तो बहुत सारे एरोबिक, जुम्बा, इस तरह की क्लासेस हमेशा करती रहती थी। अच्छा। लेकिन मैम जब मैंने योग का रास्ता अपनाया तो आप सोचिए कि 2 से 3 महीने में मेरी इंटरनल हीलिंग हुई। सबसे पहले तो मेरा जो प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, वो फर्स्ट स्टेज में ठीक हुए। इसके पीछे मेरी मेंटर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा, हमेशा मोटिवेट किया कि आप ठीक हो जाएंगे और कभी मन से मत हारिए। तो कहते हैं ना कि आदमी पहले मन से जीतता है फिर तन से जीतता है। तो यही मैम, यही मेरे साथ हुआ। तो इस धीरे धीरे मैं खुद ठीक हुई। उसके बाद मैम नेक्स्ट स्टेप, जब मुझे लगा कि योग इतनी अच्छी चीज है तो क्यों ना मैं इसे पढूं, तो मैंने फिर इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन के अंडर।
मेरा सर्टिफिकेशन कोर्स से 4 से 5 मंथ्स टोटल लगा, एग्ज़ाम होते होते 6 मंथ लगे। सब सर्टिफिकेशन जब कोर्स किया उस समय तो मैंने अपने आप को होल्ड किया, फिर लगा कि ये जब इतनी अच्छी चीज़ है तो क्यों ना इसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो तब मैंने शक्ति योगा एंड डांस स्टूडियो की स्थापना की और मेरे हस्बैंड जो है इसमें बहुत उनका सपोर्ट रहा, सहयोग रहा जी। तो ये फैमिली का बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरी योग की यात्रा है और बाकी सब आप साक्षी हैं जी। तो आपके इंस्पिरेशन कौन रही, जो जिन मेंटर या इंस्पिरेशन? जी मैम, अगर इंस्पिरेशन की बात करें, देखिए मैम, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक दिन में या 1 साल में या 2 साल में डेवलप नहीं होती। नहीं। तो एक इंसान जो बनता है, या कहना चाहिए कि एक मन और शरीर जो हमारा गढ़ता है, इसके पीछे बहुत सारे इंस्पिरेशन होते हैं। तो अगर मैं बचपन से बात करूं तो मैंने अपने नाना जी को, जो अभी 84 ईयर्स के हैं, ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन, वो अभी भी स्टेयर्स चढ़ते हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं। उनको मैंने और मेरे भाई बहनों ने बचपन से देखा है कि वो आज भी सुबह उठते हैं, सबसे पहले योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, षटकर्मा के कुछ प्रोसेस करते हैं और ही इज़ वेरी फिट। और तो एक सबसे बड़े मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे नाना जी हैं और सेकंड इंस्पिरेशन मेरे फादर। बहुत डीप, बहुत मतलब गहरे एक इंसान थे जिनको समझने का मौका भी हमें कम मिला, क्योंकि हमने जल्दी ही जीवन में उनको खो दिया, अपने पिता को। लेकिन वो कुछ चीज़ें हमेशा बोला करते थे, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि। तो कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो डेली लाइफ में बोला करते थे, जिनका मायने या मीनिंग मुझे बाद में अपनी लाइफ में समझ में आया। तो मैं अपने फादर के बारे में क्या बोलूँ, बहुत कम है एक जीवन उनके बारे में बताने के लिए। तो वो हमारे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, मेरे फादर। अच्छा, शक्ति योगा एंड डांस स्टूडियो की शुरुआत कैसे हुई? जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब मैंने योग का कोर्स किया, सर्टिफिकेशन किया और उस ज्ञान को अर्जित किया, तो एक एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ मुझे खुद, कि मेरी आंखें खुल गई कि यार अभी मुझे ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। तो उसके बाद मैंने सोचा मैम कि इस नॉलेज को अपने तक रखना अब अच्छा नहीं है, इसको क्यों ना स्प्रेड किया जाए, लोगों तक बांटा जाए कि आप योग से कैसे हील हो सकते हैं खुद। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हम डॉक्टर्स पे डिपेंड हो चुके हैं और हम मन में फियर ज़्यादा होता है, लोगों को टेरर ज़्यादा होता है, लोग तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। जबकि अगर हम अपना थोड़ा सा भी ब्रीथिंग पे वर्क करें, थोड़ा प्राणायाम करें, कुछ मुद्राएं करें, अगर कंसिस्टेंटली करें 2 से 3 महीने भी, तो सबसे पहले जो छोटी छोटी बीमारियां जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, और जो ये मैं कहती हूँ कि ये एसेसरीज बीमारियां जो लोग एज एसेसरीज लेके चलते हैं, तो ये जो बीमारियां हैं इन पे बहुत जल्दी मैम आप क्योर पा सकते हैं 2 से 3 मंथ्स में। अच्छा। और मुद्रा के साथ, प्राणायाम के साथ, मेडिटेशन के साथ, अगर जब हम जितना डीपर योग में जाते हैं, हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ये योग का पावर है। अच्छा। तो इसको अपने तक सीमित ना रखने के लिए मैंने शक्ति योगा एंड डांस स्टूडियो की स्थापना करी। मेरे साथ मेरी टीम थी। शक्ति योगा 6 जनवरी 2025 को अस्तित्व में आया, लेकिन उसके पहले 1.5 साल हमने इसका रोड मैप तैयार किया। हमने बहुत सारे लोकेशंस देखे, हमने सर्वे किया कि लोगों को किस एरिया में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और हमारे क्लाइंट्स के ऊपर हमने रिसर्च किया। तो इस तरीके से मैं और जो मेरी टीम है, मेरे चंद्रकांत साहू सर जो मेरे मैनेजर हैं, उनके साथ में हमने बहुत सारी मीटिंग्स अरेंज की। तब जाके हमने सारी चीज़ें डिसाइड की, हमारा शेड्यूल और पूरा मतलब डे का कि किस समय कौन सी बैचेस लगेंगी। और देखिए क्या होता है मैम, एक ना सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो हर कोई योग को कई बार दूसरे माध्यम से सीखना चाहता है। तो भारतीय संस्कृति में डांस नृत्य एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि योग का एक अभिन्न अंग है, स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इनको हम बच्चों को, बड़ों को नृत्य के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, ताकि उनमें एक प्रकार का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इसलिए हमने एक ऐसा पूरा रूटीन बनाया है अपनी क्लास का, जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट से, अपने मतलब तरीके का कोर्स चूज कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शायद इसी को हम कहेंगे कि ये जो अभी आपने बताया, अपने हिसाब से, अपने तरीके से योग को कैसे सीखना है, शायद यही आपके स्टूडियो को बाकी स्टूडियो से अलग बनाए रखता है। जी हाँ, जी पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
हमारा स्टूडियो दूसरे अन्य स्टूडियो से जहाँ पे जुम्बा और एरोबिक्स और डांस क्लासेस चलती हैं उनसे अलग इसीलिए है कि शक्ति योगा एंड डांस स्टूडियो जो नाम है इसमें योग हमारे पूरे रूटीन का एक अभिन्न अंग है। जितने भी हमारे बैचेस हैं सब बैचेस में स्टार्टिंग के 20 to 25 मिनट इस प्रकार से किड्स को एडल्ट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो स्ट्रेचिंग ब्रीथिंग और कभी कभी मेडिटेशन 2-3 डेज इन अ वीक जरूर करें और योग का लाभ जो है वो हर किसी को मिले। सही बात है। अच्छा, तो शक्ति नाम कैसे रखा आपने, मतलब क्या सोच के रखा? जी मैम, ये हम लोग क्या है इस पे भी हम लोग ने रिसर्च किया थोड़ा सा, तो एक हमें ऐसा नाम चूज करना था जो दोनों को ही डिफाइन करता है, जो नृत्य को भी और योग को भी डिफाइन करता है। तो हमें अंदर से जो पावर देती है, हमें अंदर से जो मजबूत बनाती है वो शक्ति है और नारी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो एक प्रकार से वो नाम बस क्लिक किया और हिट किया कि नहीं बस अब यही नाम रखना है, हमें दूसरा नहीं रखना। बहुत ही खूबसूरत नाम है। थैंक यू। पर्सनली आपको योग ने कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया? जैसे आपने ये तो बताया ही कि आपको कुछ बीमारियों से निजात मिली योग के थ्रू, और क्या आपका ग्रोथ हुआ योग से? जब योग को मैंने कंसिस्टेंटली रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में अपनाया बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई जो मैं बिल्कुल यहाँ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आपकी स्लीप बेटर होती है। आपका स्लीपिंग जो साइकिल होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इन द सेंस कि आप 4 घंटे में भी आपको लगेगा कि आप एक फ्रेश पर्सन है अगर आप 4 to 5 आवर्स भी स्लीप लेते हैं। आप जब 4 to 5 आवर्स बाद भी उठते हैं तो जो प्राणायाम जो योग का पार्ट है, प्राणायाम अगर कोई रेगुलर करता है तो वो आपके सेल्स को इतना एनर्जेटिक बनाता है कि आप हमेशा सो के उठते हैं तो ऐसा मतलब एनर्जेटिक पर्सन उठते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मेरी लाइफ में आया। मेरी स्लीप सिर्फ 4 आवर्स की है। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर इफ आई एम स्लीपिंग एट 12 तो मेरी 4 बजे नींद खुल जाएगी विदाउट अलार्म। अच्छा। एंड आई एम एज एनर्जेटिक एज समबडी विल बी इन द मॉर्निंग 7 to 8 AM। तो वहां से मेरी वर्किंग चालू जाती है। इफ आई गेट अप एट 4 मैं अपना प्राणायाम अपना मेडिटेशन थोड़ा सा करती हूँ, देन आई विल मूव टुवर्ड्स क्लास। तो ये एक है मैम। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया प्राणायाम के बारे में बताती हूँ मैं यहाँ पर। प्राणायाम जब आप रेगुलर करते हैं वो आपके एक एक सेल को एक्टिवेट करते हैं, एक एक सेल को एनर्जाइज करते हैं। हमारी ब्रीथ पे मतलब सांसों पे जो कंट्रोल होता है उससे मैम बहुत ज़्यादा दिन भर स्फूर्ति, दिन भर एनर्जी आपकी मेंटेन रहती है। थकान जल्दी महसूस नहीं होती। मेंटल पीस, मेंटल कामनेस, अगर फिर हम और गहराई में जाएं तो योग हमें बहुत मेंटल कामनेस लेके आता है। एंजाइटी और स्ट्रेस कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें योग प्रोवाइड करता है। जी, ये तो मैं भी महसूस कर रही हूँ जी योग करने के साथ साथ। तो अगर कोई कहे कि योग मुझसे ना होगा, मतलब जिसकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उन्हें आप क्या राय देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीखने की मैम कोई उम्र नहीं होती, हम सभी को पता है। आप जब भी स्टार्ट करें, बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े योगा शालाओं में मैंने देखा है, शालाओं में कि वहाँ पर 50-55 की उम्र में भी लोग कि हम जिंदगी में शायद पीछे छूट गए, लोग आते हैं और ज्वाइन करते हैं और वो 2-3 सालों में शीर्षासन, चक्रासन सब कुछ करना चालू कर देते हैं। तो योग में हम सूक्ष्म व्यायाम यानी कि पहले बॉडी ओपनिंग एक्सरसाइजेस से चालू करते हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो मेरा उनको सलाह है कि आप सूक्ष्म व्यायाम से चालू करिए अपनी क्लास। हमेशा 15-20 मिनट्स आप बॉडी ओपनिंग एक्सरसाइजेस, स्वामी धीरेन्द्र जी जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम 48 सूक्ष्म व्यायाम उन्होंने बताए थे। तो 48 जो व्यायाम है इसमें से कुछ हम अपनी क्लासेस में डेली कराते हैं 10 to 12। और जब आप इसको कर लेते हैं तब उसके बाद हम स्लोली आसन की तरफ बढ़ते हैं और पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से हम उनको आसन और बाकी एक्सरसाइज कराते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो योगा शुरुआत में जो बिगनर्स कर रहे हैं वो कुछ बताएंगे आप? जी, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो लोग मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं रजिस्टर करना और घर से सोचते हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी समय योग कर लेंगे। सबसे पहले तो योग को आप जितने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी तो जितने जल्दी उठ के 6 बजे मैक्सिमम 7 बजे करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास
उसी को करना चाहिए जिन्होंने कुछ हद तक परफेक्शन पा ली है, जिनको आसन और उनके बेनिफिट अच्छी तरीके से पता है, आसन के नाम पता है, उसकी प्रक्रिया पता है, उनके काउंटर पोजेस पता है, क्योंकि कभी भी टफ आसन के बाद काउंटर पोज करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपका फिर नस खिंचा जाती है, ये सब परेशानियां भी आती हैं। ऑनलाइन क्लास बिगनर्स को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटर जो है वो आपका जो गाइड है वो करेक्ट नहीं कर सकता, पोस्चर करेक्शन नहीं हो सकता। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मेरा सलाह है कि आप किसी स्टूडियो में, किसी क्लास में जाकर पहले आप सीखिए, योग को सीखिए, पहले समझिए, और तब जाके आप अगर उसमें थोड़ा बहुत 3-4 मंथ्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और आप सभी चीज़ों को जान चुके हैं, तब आप ऑनलाइन घर से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको कहीं से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और साथ में मैम, अगर हम ज़्यादातर लोग, मैंने ये देखा है, सूर्य नमस्कार, लोगों को ये लगता है कि बस हमने YouTube में देखा या एक वीडियो देखा और सूर्य नमस्कार चालू कर दिया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताना चाहती हूँ। सूर्य नमस्कार इज द टफेस्ट सेट ऑफ 12 आसन्स। वो टफेस्ट सेट है, उसकी एक परफेक्शन होती है। तो उस परफेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें पहले 6 महीने ट्रेन किया गया। हम हमेशा अपने गाइड को रोज बोलते थे, मैम को, कि मैम सूर्य नमस्कार कब कराओगे? तो उन्होंने कहा कि अभी आप सूर्य नमस्कार के लायक नहीं हुए हैं, जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हो जाती मैं सूर्य नमस्कार आपको करा ही नहीं सकती। तो सूर्य नमस्कार को लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो चलो 10 सूर्य नमस्कार कर लेंगे और फिर अपने ऑफिस चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। सूर्य नमस्कार के पहले आपकी बॉडी उतनी खुली होनी चाहिए, उतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम 2-3 महीना पहले कुछ प्रैक्टिसेस कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर तो ऐसे ही होता है कि लोग YouTube में देख लेते हैं और वो फॉलो करते हैं। बट ये नहीं होना चाहिए, पहले आपकी बॉडी खुलनी चाहिए, ये सब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिस्टेक लोग करते हैं, मैंने नोटिस किया है। जी मैम। और ये जो आपने कहा, सोशल मीडिया में आजकल ऑनलाइन क्लासेस या लोग पोजेस डालते हैं फोटोज में, वीडियोज में, तो ये किस हद तक आपको लगता है कि जो हम योग, जो हमारा पुराने समय से जो योग चला आ रहा है, उसको कितना प्रभावित कर रहे हैं ये सब चीजें? योग अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता की देन है, और जो कई कालों में, मतलब ना प्री वैदिक पीरियड से चालू होके प्री क्लासिकल, फिर मॉडर्न एज आया, जब स्वामी विवेकानंद और परमानंद परमहंस जैसे, और मतलब योगानंद जैसे बड़े बड़े गुरु हुए और उन्होंने हमें योग का ज्ञान दिया। इसको आजकल बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है इंस्टाग्राम, और जब क्योंकि अब हम उस ईरा में जी रहे हैं, तो देखिए, कुछ मैं हर किसी को तो नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे स्टूडियोज भी हैं जो वीडियोस शेयर करते हैं, जिनको हम भी फॉलो करते हैं। तो योग को 50% अगर आप देखें तो सही रूप से प्रचारित भी किया जा रहा है, लेकिन जो आधा हिस्सा है, आधी जनरेशन है, देखिए, अगर योग में आप हिंदी में अगर जाए या संस्कृत में जाए, कितने खूबसूरत नाम है हमारे आसनों के। अगर हम एकदम छोटी सी बात बताती हूँ, भुजंग आसन, इंग्लिश में कोबरा, है ना, हमारा सलभ आसन, लोकस्ट पोज, कुछ नाम तो फिर भी जाते हैं, डाउनवर्ड डॉग पोज। मतलब इंग्लिश में किस तरीके के नाम हमारे इतने खूबसूरत हमारी सभ्यता को दिए गए हैं। तो कहीं कहीं तो योग को, मतलब इसको बिगाड़ा जा रहा है, मैं मानती हूँ इस बात को। तो मैं इसलिए हर किसी से मेरा ये सजेशन है कि आप अपने आसपास कोई अच्छी क्लास ही चुनिए, उस टीचर का मतलब आप बैकग्राउंड भी देखिए, और उसके बाद आप उस क्लास को ज्वाइन करिए। सही बात है। मेडिटेशन भी योगा का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा। तो ये कितना जरूरी है? मतलब योग तो कर लेते हैं, मेडिटेशन कई लोग नहीं करते हैं जी, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम आज की बात करें पूजा जी, तो आज इसका सबसे ज्यादा रेलिवेंस जो है वो मेडिटेशन का है। पहले मेरे ख्याल से लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में और एंजाइटी फील नहीं करते थे, जो आजकल के जो बच्चे हैं और जिनको हाथों में सारी चीजें क्विक मिल जा रही हैं, जो हमारी जनरेशन जिन्होंने एक एक चीज के लिए स्ट्रगल किया, मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है शायद उस चीज को ना समझ पाए। जो ऑनलाइन जो जनरेशन है, जिनको हर चीज ऑनलाइन प्रोवाइड हो गई है, वो होमवर्क भी करने के लिए शायद उनको सोचना भी नहीं पड़ रहा है। चैट जीपीटी में वो देख ले रहे हैं सब कुछ। तो इस जनरेशन के लिए, अच्छा, जैसे मैं इसका यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी पूजा जी, कि
हमारी क्लास में जो मेरी 5 से 6 PM इवनिंग की जो बैच है उसमें 3 साल से भी छोटे बच्चे आते हैं। मतलब 2.5 साल से वहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट है। जो बच्चे डांस के शौकीन हैं, अब उनके पेरेंट्स जब मुझे कॉल करते हैं तो कहते हैं हमेशा कि दीपा मैम हमारे बच्चे ना इस मतलब एक जगह बैठते नहीं है, ये फोकस्ड नहीं है, इनमें मतलब कामनेस नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम हम अपने बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं, डांस तो वो सीखेंगे पर आप इनमें स्टिलनेस लेके आइए, आप इनमें कामनेस लेके आइए, क्योंकि आप मेडिटेशन कराते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम वीक में 3-4 डेज अपने छोटे से बच्चों को भी मेडिटेशन कराते हैं। बच्चों का मेडिटेशन अलग होता है क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, तो बच्चों का मेडिटेशन की टेक्निक ही पूरी अलग होती है। तो हम उसमें वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने कहा मेडिटेशन आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है। मेडिटेशन महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के जो लास्ट 3 चरण हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, हम हमेशा इंग्लिश में और हिंदी में मेडिटेशन और ध्यान को एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं। अगर हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की बात करें तो धारणा, ध्यान और समाधि, जो आखिरी में अंतिम चरण है समाधि, वो इंग्लिश में मेडिटेशन है। अच्छा, तो धारणा हुई वो हमारा फोकस, ध्यान जो हुआ वो कंसंट्रेशन है, और जो समाधि है वो मेडिटेशन है। अच्छा, तो और इसके आगे फिर आप जब बढ़ते हैं, जब आप इन तीनों को भी पार कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं मैनिफेस्टेशन में। तब आपका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काम आता है। तो सबसे पहले जो हम अपनी क्लास में कराने की कोशिश करते हैं वो है धारणा, यानी कि फोकस। क्योंकि आप क्लास में एक आया हुआ पर्सन, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसको शेड्यूल है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे टिफिन बनाना है, मुझे बच्चे को तैयार करके भेजना है। तो कैसे वो उन थॉट्स को रोक के अपने आप को अपने अंदर से कनेक्ट करता है, अपने डीपर कॉन्शियस से कनेक्ट करता है, ये चीज हम अपने क्लास में फर्स्ट स्टेप में सिखाते हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करते हैं और फोकस से फिर वो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मेडिटेशन अपने आप में एक उपलब्धि है जिसको पाना हर आदमी के लिए सरल नहीं है। तो ये एक कोशिश है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। मेरे लिए खुद मेडिटेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब जैसे क्लास में करो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर खुद बैठ के घर पे करने की कोशिश करो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जी। फोकस ही नहीं आता जी। प्रैक्टिस से धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मेडिटेशन भी बहुत तरीके के होते हैं। मेडिटेशन का बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि कुछ हम म्यूजिक से स्लो म्यूजिक से करते हैं, और जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन होते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में भी फिर बहुत सारे फॉर्म्स हैं उसके। तो अलग अलग रूटीन, अलग अलग फॉर्म आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो आपको सूट करता हो फिर आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब जैसे मेरे जैसे अगर कोई बिगनर है तो वो कैसे करना चाहिए हमें? बिगनर्स को सबसे पहले किसी भी एक छोटे से मंत्र का, जिनको हम कहते हैं बीज मंत्र, या फिर कभी गुरु भी हमारे कुछ मंत्र देते हैं, तो हम अपने बीज मंत्र से चालू कर सकते हैं। उस मंत्र को आप मन में जपिए। अगर किसी का फोकस एकदम कम है, एकदम शॉर्ट है, तो वो पर्सन माला का यूज कर सकता है। माला से जैसे 108 की जो माला होती है लड़ियों की, तो वहां से आप अपने मंत्र को पढ़ते हुए मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो माला को आपको त्याग देना चाहिए, ताकि आपका पूरा जो ध्यान है वो मेडिटेशन में जाए। काउंटिंग में आपका ध्यान काउंटिंग में रहेगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं। जी। वैसे ही प्राणायाम भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के प्राणायाम भी होते हैं, तो उनके क्या क्या फायदे होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है पूजा जी। देखिए, हम अगर अपने अस्तित्व की बात करें, हम अपने जो इस धरती पर आते हैं तो एक ही चीज लेके आते हैं, वो है हमारी सांसें। और अपनी सांसों के साथ ही उसके ही खत्म होते हैं, हम चले जाते हैं। तो अगर हमने अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बीमारियां हमें हमेशा घेरी रहेंगी। व्यायाम, एक्सरसाइज अपनी जगह है। जब हम अपने सांसों पर, ब्रीथिंग पे ध्यान देते हैं, तब आप अपने बॉडी को अंदर से हील करते हैं। जितना ज्यादा आप मतलब अलग अलग प्राणायाम से, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अपने सेल्स को एनर्जाइज और एक्टिवेट करते हैं, तो वो आपको उस प्रकार का लाभ भीतर ही भीतर देता है। जैसे मैं इसमें अब जैसे आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अभी मेरा मतलब थोड़ा सा रिसर्च है। वो क्या होता है,
आसपास मैंने अभी अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में देखा कि जिनके पेरेंट्स जिनकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी थी, बट बिकॉज उनके डीएनए में कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों का कैंसर का डीएनए है या फिर ब्लड की कोई डिसीज है, कुछ इस प्रकार की डिसीजेस हैं जो क्योरेबल नहीं है और वो जो लेके चले आ रहे हैं अपने डीएनए से। अब मुझे बताइए कि आप आपकी आगे आने वाली जनरेशन को कैसे चाहेंगे कि आपकी आने वाली जनरेशन को वो डिसीज ट्रांसफर ना हो। तो वो जब आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। आप अपनी बॉडी को अंदर से आहार विहार विचार व्यवहार, इससे जब आप अपनी बॉडी को अच्छा करेंगे तब आपकी आने वाली जनरेशन में वो डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वो आपने कैंसर के डीएनए को और भी जो इतने मतलब डिफिकल्ट डिसीजेस हैं, है ना, इनको आपने वहीं रोक दिया, वहीं स्टॉप कर दिया, तब ये डीएनए आपकी आगे वाली जनरेशन्स में नहीं जाएगा। फ्रेंड्स मेरे कहते हैं कि दीपा मेरे मदर के साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, वो तो एक्सरसाइज करते थे, सब करते थे, लेकिन उनको उनके पूर्वजों से वो चीज मिली, वो चीज ट्रांसफर हुई। मैं अभी अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे। मेरी एक फ्रेंड की मदर थी, उनको पैरालिटिक अटैक आया था और वो कोलैप्स हो गई थी। उनको बहुत समय से वो बीमारी थी, वो परेशानी थी। मेरी फ्रेंड जो है वो एक मतलब कंसिस्टेंट योगा अटेंडी है, वो हमेशा क्लास अटेंड करती है, शी इज़ वेरी रेगुलर एंड शी इज़ वेरी फिट, और हर कोई भी क्लास मिस नहीं करती, कोई भी सेशन मिस नहीं करती, घर में जाके भी प्राणायाम करती है। उसने अपनी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखी। अब देखिए, बिकॉज इट वॉज इन हर डीएनए ऑल्सो, क्योंकि वो उनकी डॉटर है, उनको भी कुछ दिन पहले अटैक आया, बट शी सर्वाइव्ड। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि मैम आप कैसे सर्वाइव कर लिए, आपको ब्रेन स्ट्रोक आने वाला था, हाउ डिड यू सर्वाइव। देन शी टोल्ड कि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ और मुझे योगा ही सबसे ज्यादा पसंद है और मैं योगा ही फॉलो करती हूँ और मैं प्रॉपर प्राणायाम क्लास में भी करती हूँ, प्राणायाम घर पे भी करती हूँ। तो मतलब ये चीज मैं बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि हम किस प्रकार से कुछ बच्चे, आप देखिए डाइट भी किस प्रकार की अब खराब होती जा रही है बच्चों की, तो पेरेंट्स उस पर भी ध्यान दें। और योग को बच्चे अगर नहीं मतलब करना चाहते, जैसे उनको लगता है कि ये कुछ बच्चों को लगता है बोरिंग सी चीज है, बोर लगता है, तो हम उनको मतलब कुछ ऐसा जैसे जिम्नास्टिक्स, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, आप उनको क्रिकेट खिलाइए, बैडमिंटन खिलाइए, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराइए। प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज फन के तरीके से, चलो मैं आपके साथ बैठी हूँ, उनके साथ बैठ जाइए, देखते हैं कि आप कितने देर सांसें होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को अपने साथ एंगेज करिए और उनको ब्रीथिंग वर्क कराइए। सच में मतलब हमें भी बच्चों को बचपन से ये चीजें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जी। बचपन में जो चीजें सीख जाते हैं वो कंटिन्यूएशन में रहती है, और हम बचपन में ये सोच के नहीं सिखाते हैं कि अभी छोटे हैं, अभी टाइम है, बाद में सिखाएंगे। योग तो ऐसा है कि मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने ये जल्दी क्यों नहीं अपनाया, मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मेरी लाइफ के इतने साल निकल गए और अब मुझे इसके बारे में पता चला, और ऐसा लगता है कि एक जीवन कम है ये समझने के लिए कि योग क्या है। लेकिन जितना भी मिला, जो भी मिला, अब मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत अच्छा थॉट है आपका। तो अभी हम छोटा सा एक गेम खेलेंगे आपके साथ। ये 2 फ्लैग्स हैं, रेड और ग्रीन। ओके, तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी, अगर उसका आंसर यस है तो आप ग्रीन फ्लैग दिखाना, एंड नो है तो रेड फ्लैग दिखाना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, योगा सिर्फ वेट लॉस के लिए करना चाहिए? रेड फ्लैग। ओके, योगा इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस? ग्रीन फ्लैग। वार्म अप और कूल डाउन सेशन को स्किप कर सकते हैं? नेवर। योगा कैन बी डन विद लाइट म्यूजिक? यस। ग्रीन। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, मतलब आई डोंट नो ये योगा से कितना रिलेटेड है, सॉक्स पहन सकते हैं योगा करते समय? डिपेंड्स, पर्सनल प्रेफरेंस है, हाइजीन अगर मेंटेन करना है तो, बट यू नो योर जैसे एक्यूप्रेशर
जो है, अगर जब हम योगा के दौरान करते हैं, उस एक्यूप्रेशर को फील करने के लिए विदाउट सॉक्स आपको रहना चाहिए। ओके। हाँ, जो लास्ट में आप जो हाँ। सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू पैरों तक जब आते हैं, तो उस एक्यूप्रेशर को आपके पाँव खुले फील करने चाहिए। जैसे हम ताड़ासन भी करते हैं तो जी। हमारे पैरों को प्रेशर आता है, तो वो सब अगर सॉक्स ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो मतलब हम इसे रेड फ्लैग में मान सकते हैं। ओके। प्रैक्टिसिंग योगा आफ्टर हैवी मील, नो। ओके। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को किसी और के साथ कंपेयर करना, नो। ओके। योगा मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी किया जा सकता है। इफ यू आर एम्प्टी स्टमक देन यस। ओके। लास्ट वन, जिसका आंसर आप ऑलरेडी मुझे दे चुके हो जी। टेकिंग क्लासेस फ्रॉम यूट्यूब विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, नो, a big no. yes, But once you have crossed that beginner's phase, then you can follow YouTube. ओके। तो थैंक यू, आपने छोटे छोटे हमारे डाउट्स क्लियर किए इस गेम के थ्रू। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि टॉप 3 आसन कौन से हैं जो हर किसी को करना ही करना चाहिए। गुड क्वेश्चन पूजा जी। देखिए, अगर हम सिंपल डेली लाइफ की अपनी बात करें तो हम बहुत लोग खाना खाते हैं, उसके बाद सिंपल वॉकिंग भी नहीं करते। तो फूड इंडाइजेशन की लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो सबसे अच्छा आसन है जो मेरे घर में फॉलो होता है, वो है वज्रासन। अच्छा। तो आफ्टर एवरी मील, लंच के बाद तो कई बार जो ऑफिस में उनके लिए पॉसिबल नहीं है, डिनर के बाद आप वज्रासन में जरूर बैठिए। अच्छा। वज्रासन प्रॉपर पैरों को मोड़ के थोड़ी देर 5 to 7 मिनट्स वज्रासन में बैठिए। इसके आपके पेट से संबंधित जितने भी जैसे गैस है, अपच है, ये सारे प्रॉब्लम वज्रासन में दूर होते हैं। तो वज्रासन एक हो गया। दूसरा, जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ है, देखिए ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्पाइन के बिना कुछ भी नहीं है, हम बैठ उठ सो नहीं सकते। तो बहुत लोग हमेशा शिकायत करते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है वो हमेशा शिकायत करते हैं कि नेक में दर्द हो रहा है, कुछ कहते हैं कि पीठ में दर्द हो रहा है, कुछ कहते हैं लोअर बैक में। इन तीनों को क्योर, जो आपकी पूरी स्पाइन का, सर्वाइकल का जो आपका है ना, क्योर करता है, वो है कैट एंड काउ यानी कि मार्जरी आसन। तो जिनको पीठ दर्द की शिकायत है वो 10 काउंट्स कम से कम कैट एंड काउ पोज जरूर डेली करना चाहिए उनको। और आप अगर कोई जिम जाता है, अगर उसको एक्सपीरियंस होगा ये चीज जिम का, या फिर अगर आपने वीडियो भी देखे होंगे, तो हैवी वेट लिफ्टिंग के बाद उनको कैट एंड काउ कराया जाता है। अच्छा। क्योंकि जो पीठ में जो स्ट्रेन आया है उनके, क्योंकि उन्होंने वेट लिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली पीठ में जोर पड़ा है ना। तो मैंने जितना देखा है, अपना एक्सपीरियंस किया, तो वहां उनको कैट एंड काउ यानी कि मार्जरी आसन कराया जाता है अच्छे क्लासेस में। और एक है जो मैं कहूंगी कि आप कोई भी आसन करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लास में भी कहती हूँ कि उसका काउंटर पोज जरूर करिए। अगर आपने हिप्स ओपनिंग कोई एक्सरसाइज करी तो हिप क्लोजिंग से काउंटर करिए। अगर आपने शीर्षासन मतलब हैंड स्टैंड इस तरीके के कोई आसन किए हैं, तो आप उसका शशांक आसन चाइल्ड पोज से काउंटर करिए। तो काउंटर पोज जरूर करके आप उसको कंप्लीट करिए अपने आसन को। जी। आपको अभी आदि योगी भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं, और इसका पूरा श्रेय मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, सबसे ऊपर सबसे पहले अपने हस्बैंड को, जिनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। चाहे मैंने शादी के बाद भी कभी भी पढ़ना चाहा, बच्चे होने के बाद भी कुछ कोर्स करना चाहा, तो हर चीज के पीछे मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। और एक इन बिल्ट जो हमारे अंदर जो क्रेविंग है फॉर स्टडीज, उसके पीछे भी मेरे फादर, जो हमेशा मतलब हमारे में पढ़ाई का कीड़ा डाला, जिन्होंने पढ़ते रहो, जिंदगी जब तक है तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो। तो मेरी फैमिली, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं, 5 इयर्स की है बेटी और बेटा 10 साल का है। उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, क्योंकि वो बाहर जा रहे हो। जी, मैं बाहर जा रही हूँ, तो बच्चे अगर अपने आप को सेल्फ मैनेज कर रहे हैं, तो उनका बच्चों का सपोर्ट है मुझे। अपनी शक्ति फैमिली को उन्होंने बहुत प्यार दिया। पिछले, हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीना लगभग, 6 महीने में जो मुझे प्यार मिला अपने क्लाइंट्स का, अपने स्टूडेंट्स का, एक फैमिली की तरह हम डेवलप हुए हैं, और मैं चाहूंगी कि आगे भी बना रहे। तो ये अवार्ड जो है वो समर्पित है
मेरी अपनी फैमिली और मेरी शक्ति फैमिली को। और हम प्रे करेंगे कि आप ऐसे ही प्रगति करते रहें और अवार्ड्स बटोरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ही मैम सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे लिए। जी जी। शक्ति योगा का फ्यूचर आप क्या देख रहे हो? जब मैंने शुरुआत की थी पूजा जी, तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने तेजी से हम प्रोग्रेस करेंगे। शुरू में लगता था कि हाँ 5-6 लोग तो आ जाएंगे, कुछ क्लाइंट्स तो आ जाएंगे, आसपास से लोग आ जाएंगे। इसके पीछे कहते हैं ना कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो हमारी पूरी लगन, पूरी मेहनत, शुरुआत में तो हमने दिन रात एक कर दिया, जो कहावत है कि दिन रात एक कर देना, पूरी मेहनत से हम लगे रहे, उसी का शायद ये फल है। मैं कहती हूँ कि हम इतने तेजी से हमने प्रोग्रेस किया। वह अब 150 प्लस रजिस्टर्ड क्लाइंट है हमारे 5 मंथ में। और हाल ही में इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑब्जर्व किया मुझे दिल्ली से कि रायपुर में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है योगा के ऊपर, और उसका अच्छे से मतलब प्रचार किया जा रहा है, पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड की जा रही है शक्ति योगा डांस स्टूडियो से। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने IYO का बैनर मुझे दिया कि आप IYO के बैनर के अंडर फोटोज क्लिक कीजिए, और योगा फॉर ऑल मुहिम जो है अभी चल रही है इंटरनेशनल योगा डे के लिए, वो आप अपने स्टूडियो से कंटिन्यू करिए। इसके साथ ही हाल ही में हम लोग ने IYO के साथ रजिस्टर किया है एज ए स्कूल। सो वी आर नो लॉन्गर स्टूडियो, वी आर ए स्कूल ऑलरेडी। तो शक्ति का फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देखती हूँ आगे। हम एक स्कूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ से ही हम योगा के और भी बहुत सारे कोर्सेज, चाहे वो एरोबिक्स है, जुम्बा है, डांस है, न्यूमरोलॉजी है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, इस तरीके के 70 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे हमारे स्कूल से। तो धीरे धीरे इस पे वर्किंग होगी, बट वी ऑलरेडी हैव गॉट दैट टैग ऑफ स्कूल। सो IYO, थैंक यू। तो IYO को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे। बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारे ही आसपास इतना बड़ा एक स्कूल आगे हम फ्यूचर में देख सकते हैं। जी। आजकल चक्रास हीलिंग के बारे में भी बहुत बात हो रही है, तो ये क्या है? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चक्र हीलिंग एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, बॉटम से लेकर हमारे हेड तक। सबसे ऊपर सहस्रार चक्र होता है। इन 7 चक्रों के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग साउंड होता है, अलग अलग आसन से इनको क्योर किया जा सकता है। तो चक्र हीलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालती हूँ। देखिए, हर इंसान में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। एक कॉमन आदमी ये कभी भी नहीं समझ पाता कि हम कैसे पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और नेगेटिव पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हम मूलाधार, सबसे पहला चक्र जो हमारा है, वहां से चालू करें। अगर मूलाधार चक्र हमारा स्ट्रॉन्ग है तो आप एक ग्राउंडेड पर्सन है, आपको किसी भी चीज का एंजाइटी और फियर नहीं रहेगा। हर परिस्थिति में आप काम एंड कंट्रोल रहेंगे। वही अगर आपका चक्र इम्बैलेंस है तो आप हमेशा डरे हुए और आपको घबराहट होने लगेगी, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, फियर और एंजाइटी बना रहेगा। तो अगर मैं आपके मूलाधार चक्र पे काम करती हूँ, आपको उससे रिलेटेड साउंड सुनाती हूँ, उससे रिलेटेड आसन करवाती हूँ, उससे रिलेटेड प्राणायाम करवाती हूँ, तो कुछ हद तक आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसी प्रकार से सारे 7 चक्र के अपने अपना अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो ये चक्र हीलिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अनाहत चक्र हमारा हार्ट चक्र है। अगर कोई बहुत इंट्रोवर्ट है पर्सन, तो वो अगर अपने अनाहत चक्र के ऊपर काम करता है तो वो लोगों से मिलने का डर, लोगों को फेस करने का डर, पब्लिक फियर, स्टेज फियर, इस तरीके की चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये चक्र हीलिंग है। ओके। योग के कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं? यस, डूज एंड डोंट्स है। जैसे कि डोंट्स में मैं पहले बताती हूँ। जैसे कि कभी भी आप फुल स्टमक योग नहीं करिए, एम्प्टी स्टमक करिए। और जैसे कुछ लोगों को मॉर्निंग में थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है या एनर्जी नहीं फील होती, वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रात में भीगा हुआ खा के कर सकते हैं। इवनिंग में अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम मील का जो आपका लास्ट मील है वहाँ 2 आवर्स का गैप रखना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। मेडिटेशन कभी भी करते हैं तो अकेले एक रूम में
शांति में, हाँ, पीसफुल क्वाइट एनवायरनमेंट में करना चाहिए। और इसके अलावा प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, मुद्रा पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम के साथ जब आप मुद्रा को जोड़ देते हैं, क्योंकि आप सांसों पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ मुद्रा कुछ अपनी बना लीजिए, तो उस तरीके से दोनों चीजें एक साथ वर्किंग हो सकती है, तो ये करना चाहिए। सो अब ये एक सवाल है आपके लिए पर्सनल कि आपकी क्या हॉबीज है? ओके, सो ऐसे क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक है, तो लिटरेचर पढ़ना, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी लिटरेचर वो उसकी बहुत शौकीन हूँ मैं। पोएट्री और थोड़ा सा शेरो शायरी की शौकीन है, थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरी जो बात जो आगे बढ़ी, क्या कहना चाहती हूँ कि वो हिंदी साहित्य वाले, हम इंग्लिश लिटरेचर वाले, तो वहीं से हमारी थोड़ी सी बात बनी। तो हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे जब नोकिया के फोन होते थे, उस समय व्हाट्सएप तो ये सब होता नहीं था। तो थोड़ा सा मतलब लिखने की शौकीन हूँ। बाकी नेचुरल प्लेसेस, नेचुरल साइट विजिट करना, नेचर, हाँ, ये पसंद है। नेचर से जुड़े रहना पसंद है। टीवी देखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शायद कोई मूवी मैंने 7 या 8 साल पहले देखी होगी, बट आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी और मूवीज। आई एम नॉट अ मूवी पर्सन। तो मैं हैंग आउट भी अगर करना चाहती हूँ अगर बाहर, तो मैं नेचुरल प्लेसेस या मतलब वहीं जाना चाहती हूँ, नेचर से कनेक्ट रहना चाहती हूँ। नाइस। तो मैम, आखिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है 21 जून 2025 को। हम सब उसकी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने मतलब योग को आप अपने डेली लाइफ का एक अभिन्न अंग बनाइए और सब कोई उसको फॉलो करिए, क्यों आगे की आने वाली जनरेशन हमारी किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करने वाली है। जैसे कि अगर हम कोविड के मतलब काल को अगर देखें, तो कितने लोगों ने, यंग लोग, मतलब उस समय लोगों ने अपने को खो दिया। तो आप अपने माइंड, बॉडी और सोल से प्रिपेयर रहिए आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो ये इस चीज के लिए आपको सिर्फ योगा ही एक ऐसी चीज है आज की लाइफ में जो आपको तैयार रख सकता है। तो आप थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा आसन और थोड़ा सा मेडिटेशन, एक घंटे का एक सेशन अपना फिक्स करके इसको डेली अपने रूटीन में लेके आइए। बिल्कुल। तो बहुत सारे डिसीजेस, बहुत सारी परेशानियों से आप ऐसे ही निजात पा सकते हैं। हाँ, सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और योग की कई नई जानकारियाँ हमें दी, कई नई चीज़ों से हमें अवगत कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी। आप सभी को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।